हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोबाइट्स। और रैपिड रिवीजन सीरीज़ का दूसरा चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप सभी लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स लेकर के साथ में बैठिएगा। हम लोग किसी भी टॉपिक में बहुत डीप स्टडी नहीं करने वाले हैं, चूँकि हमें एक रैपिड रिवीजन करना है, फटाफट अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसलिए हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन डेप्थ सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये रिवीजन का लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक्स को साथ में रखिएगा। यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट हमें दिखाई पड़ते हैं वो हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म और विविपेरस एनिमल। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 4 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। चारों के बारे में एक एक लाइन हम लोग फटाफट देख लेते हैं और इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी स्पर्म और ओवा के फ्यूज़न का जो प्रोसेस होगा वो बॉडी के अंदर होगा, और ये प्रोसेस होगा फीमेल बॉडी में। हालांकि बहुत बेसिक बात है, लेकिन इन बातों को धीरे धीरे हम लोग समझते हुए चलेंगे। दूसरा पॉइंट है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब ये है कि एक तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक बॉडी में पाए जाएंगे। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल बॉडी में पाए जाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल बॉडी में पाए जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा लिखा है वो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जिसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम मेल और फीमेल दोनों को देखेंगे तो ये दोनों ही एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डाइमॉर्फिज्म। डाई मीन्स दो, मॉर्फिज्म मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसलिए डाईमॉर्फिज्म। और जो लास्ट पॉइंट है वो है विविपेरस एनिमल, यानी कि यहाँ पर जो बर्थ होगी वो यंग वन की होगी। विविपेरस का काउंटर पार्ट है ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो बर्थ होती है वो एग की होती है, लेकिन ह्यूमंस में जो बर्थ है वो किसकी होगी? यंग वन की होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे के टॉपिक्स का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है वो है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि ह्यूमन इज़ अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे हमको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम गोनेट्स भी कहते हैं, इनका जो फंक्शन है वो है गैमीट फॉर्मेशन। ओके। और जो हमारे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करना। इसके अलावा ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इससे रिलेटेड जो ट्रांसफ़र है स्पर्म्स का या ओवा का, उसमें भी ये हेल्प करेंगे। ओके, सो ट्रांसफ़र में भी इनकी हेल्प हमें देखने को मिलेगी। चलिए अब हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे सामने लिखे हुए हैं, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा समरी में जान लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन है।
तो सबसे पहला हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो मेल में टेस्टिस है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन करने वाला है। फीमेल में ओवरी है जो ओवा का फॉर्मेशन करने वाली है। इसके अलावा अगर हम एक्सेसरी ऑर्गन्स को देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि मेल में हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कुछ डक्ट्स जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी, एक्सेसरी ग्लैंड्स और स्पर्मेथिकी। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे तो हमको देखने को मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वजाइना और मेमरी ग्लैंड्स। तो इन ऑर्गन्स के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा सीखेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपके लोगों के स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक डिटेल डायग्राम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। साइड से हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देख रहे हैं। इस डायग्राम को आप लोग ठीक से देख लीजिए। कई बार शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में सीधे इनके डायग्राम को लेकर के सवाल आ सकता है, या ये डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए भी दिया जा सकता है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक से आगे चलते हैं और पहुंचते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पे मौजूद सभी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें जो ऑर्गन्स वहाँ देखने को मिल रहे हैं वो है स्क्रोटल सैक, टेस्टिस, डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट, कॉपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स, फिर यूरेथ्रा, पीनिस, एपिडिडाइमिस एंड स्पर्मेथिकी। ओके, और अब हम हर ऑर्गन के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखना शुरू करते हैं स्क्रोटल सैक के बारे में कुछ पॉइंट्स। ये जो हमारा स्क्रोटल सैक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे स्किन का बना हुआ है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। अगर इसको हम ठीक से देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 लेयर देखने को मिलती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पतली होती है, स्किन लाइक होती है, स्किन होती है और इसके ऊपर हेयर्स होते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हो गई वो हो गई स्किन। जो दूसरी लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। और थर्ड और सबसे लास्ट जो लेयर इसमें अंदर की तरफ बनी हुई है वो इनवॉलेंटरी मसल्स की बनी हुई मसल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब क्यूटेनियस लेयर। इस सब क्यूटेनियस लेयर को एक और नाम दिया जाता है, इसे हम डार्टस मसल भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे पूछा जा सकता है कि डार्टस मसल कहाँ होती है, तो आप वो बताएंगे कि ये स्क्रोटल सैक की इनर मोस्ट लेयर होती है। चलिए इसके बारे में हम इतना ही देखेंगे और डीप में नहीं जाएंगे, और हम लोग सीधे इसके बाद अगले टॉपिक पर जंप करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है टेस्टिस। तो जो हमारे स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक टेस्टिस है, उसके बारे में देखते हैं। टेस्टिस लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे और लगभग 20 to 25 ग्राम्स वेट के पिंक, लाइट पिंक कलर के 2 छोटे छोटे से ऑर्गन्स हैं। और जब यंग वन होते हैं या बच्चे की जो एज है, चाइल्डहुड है, उस टाइम पे ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं और धीरे धीरे ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। अगर टेस्टिस के डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक प्रोटेक्टिव कोट है। इसका काम होगा प्रोटेक्शन देना। ये 2 लेयर का बना हुआ होता है
इसकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो पतली होती है, जिसे ट्यूनिका वेजाइनालिस कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है वो मोटी होती है, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। तो इसके हो गए दो लेयर, फर्स्ट इज आउटर, सेकेंड इज इनर। आउटर लेयर जो पतली है उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनालिस, और जो इनर लेयर है जो कि मोटी है उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ओके, उसके बाद जो अंदर की लेयर है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा टेस्टिस है वो छोटे छोटे से लोब्यूल्स में डिवाइडेड है, और उन लोब्यूल्स को कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ये जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं, ये जो अगर इनका हम काउंट देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक टेस्टिस में लगभग 200 to 400 कॉनिकल शेप्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके और आगे अगर हम चलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें रिवीजन करना है आपके लिए, बहुत बल्कि लेक्चर में नहीं करना चाहता हूँ, तो हम बहुत थोड़ा सा ही अंदर जा रहे हैं। अगर हम इसके अंदर जाकर के थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा देखने को एक ट्यूब्यूल जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ में हमको देखने को मिलेंगी कुछ सेल्स जिनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक्स सेल्स। ये जो हमें लेडिक सेल्स यहाँ पर देखने को मिली हैं, इन्हें बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये लेडिक सेल्स ही हमें प्रोवाइड कराएंगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, और इसके साथ साथ हम लोग एक और टाइप की सेल पढ़ेंगे जो कि सपोर्टिंग सेल्स हैं, और इन सपोर्टिंग सेल्स का जो काम है वो है स्पर्म्स जो बने हैं उनको मैच्योर होने के लिए हेल्प करना, उन्हें न्यूट्रिशन देने के लिए हेल्प करना, और इन सेल्स का नाम है सर्टोली सेल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्टोली सेल्स क्या हैं या सर्टोली सेल्स का क्या काम है। इसको एक दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी सेल्स है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में या स्पर्म्स के मैच्योर होने के लिए हेल्प करती हैं, तो उसका आंसर भी होगा सर्टोली सेल्स। इसके अलावा सर्टोली सेल्स से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इनहिबिन, और ये कंट्रोल करता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक में हम नहीं जाएंगे। थोड़ा सा इसको पॉज करके आप लोग एक बार दोबारा से ज़रूर सुनिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डक्ट्स। इन डक्ट्स का काम है ट्रांसपोर्ट करने का, और ये जो डक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही हेल्प नहीं करेंगी, इसके अलावा स्पर्म के मैच्योरेशन का प्रोसेस भी इन डक्ट्स में होता है, और इसमें स्पर्म के साथ और भी ज़्यादा दूसरे केमिकल्स भी मिक्स होंगे आकर के, जो कि निकलेंगे एक्सेसरी ग्लैंड से, और इस तरह से एक नया हमारे पास लिक्विड बन के तैयार होगा जिसको अब हम नाम देंगे सीमेन। यानी सीमेन में दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारे पास मौजूद स्पर्म्स और दूसरा सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। सो सिंपली सीमेन की डेफिनेशन है स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो चलिए हम लोग एक बार छोटे से सेगमेंट में इन एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में एक दो लाइन जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सेसरी ग्लैंड हमको पढ़नी है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये एक एक्सेसरी ग्लैंड है। ये एक पेयर होती हैं हमारे पास, इट्स अ पेयर्ड एक्सेसरी ग्लैंड,
और ये हमारे सीमेन का लगभग 25 to 30% हिस्सा बनाएगी। ओके, सो काफ़ी मेजर हिस्सा बना रही है। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो सेक्रीशन है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जैसे पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, हायालुरोनिडेज, सिट्रेट और फॉस्फेटेज भी पाए जाते हैं। और इसका काम है कि ये जो हमारा जो सीमेन आ रहा है उसका कोगुलेशन ना हो, सो इट स्टॉप्स या इनहिबिट्स कोगुलेशन। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे क्योंकि अभी हमको इसका ठीक उल्टा भी आगे देखने को मिलेगा। सो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रीशन है वो एसिडिक है और ये कोगुलेशन ऑफ स्पर्म्स जो है या जो सीमेन है उसको रोकने का, उसका कोगुलेशन नहीं होने देगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग अपनी सेकेंड ग्लैंड की तरफ चल रहे हैं। तो जो हमारी सेकेंड ग्लैंड है उसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। जो हमारी काउपर्स ग्लैंड है ये भी पेयर में होगी हमारे पास। ये प्रोस्टेट के ठीक पीछे होती है और इसका जो सेक्रीशन है ये बेसिक होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है प्रोस्टेट का सेक्रीशन एसिडिक था और काउपर्स ग्लैंड जो आ रही हैं इनका जो सेक्रीशन है वो बेसिक है। एक्चुअली ये यूरिन की वजह से आ रही एसिडिटी को ख़त्म करने में हेल्प करेगा और इसको जब उस एसिडिटी को ये ख़त्म करेगा तो ये बेसिकली हमारे स्पर्म्स के लाइफ को बचाने की कोशिश करेगा ताकि स्पर्म्स कहीं यूरिन की ज़्यादा एसिडिटी से ख़त्म ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट जो ग्लैंड है जो कि थर्ड ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स जो ग्लैंड है ये वापस से एक बेसिक सेमाइनल प्लाज्मा का सेक्रीशन करेगा। और ये बनाएगा हमारे सीमेन का ऑलमोस्ट 80% पार्ट। सो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सेसरी ग्लैंड्स में जो सबसे मेजर पोर्शन किसी चीज़ का है वो किसका है, तो हमारा आंसर होना चाहिए सेमाइनल वेसिकल। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन में फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है और ये फ्रक्टोज शुगर यहाँ सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन के अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती है। जो केसेस मेडिको लीगल होते हैं वहाँ पर भी ये पॉइंट कई बार काम में लिया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। प्लस ये जो हमारा सेमाइनल वेसिकल है इसमें सेविनोजेलिन एक केमिकल है जो कि हेल्प करेगा कोगुलेशन करने के लिए। तो ये प्रोस्टेट का ठीक उल्टा काम कर रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सो जो हमारा सीमेन है, अगर सीमेन को देखा जाए तो सीमेन में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए वो हो गए स्पर्म्स और इसके अलावा जो केमिकल्स हमें मिल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से, काउपर ग्लैंड से और सेमाइनल वेसिकल से। तो ये न केवल यहाँ पर स्पर्म्स को न्यूट्रिशियस मीडियम दे रहा है बल्कि ये कॉपुलेशन में भी हेल्प करने वाला है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको नया पार्ट देखने को मिलता है जो कि है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट्स आकर के जुड़ेंगी और यूरेथ्रा जो है फिर यूरिन से निकल जो यूरेथ्रा जो है उसमें वो यूरिन आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से और साइड से उसमें इजैकुलेटरी डक्ट जुड़ गई है। अब इसको हम मिला करके बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल कैनाल। सो यूरेथ्रा प्लस ejaculatory duct is equals to
यूरिनो जेनाइटल कैनाल। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। सो बेसिकली मेल में यूरिन और स्पर्म्स के बाहर आने का जो पैसेज है वो एक ही है। अगर हम यूरेथ्रा को डिटेल्ड स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यूरेथ्रा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, दूसरा पार्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और थर्ड और लास्ट पार्ट है पिनाइल या स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में ही आकर के ओपनिंग होगी हमारी कॉपर्स ग्लैंड की भी और बल्बो यूरेथ्रल। इन्हीं कॉपर ग्लैंड को भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना शुरू करेंगे वहाँ पर हमको ये नाम दोबारा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा सामने आ रहा है वो नेक्स्ट पार्ट है पेनिस। पेनिस एक इरेक्टाइल ऑर्गन है जो कि कॉप्यूलेशन में मदद करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पेनिस इज अ इरेक्टाइल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। पेनिस के 3 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए फटाफट पेनिस के तीनों पार्ट्स के नाम को देख लिया जाए और देखते हैं कौन कौन से नाम है। सबसे पहला पार्ट है रूट ऑफ पेनिस, सेकंड पार्ट है बॉडी ऑफ पेनिस, थर्ड है ग्लैंस पेनिस। इन पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। ये सारे पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। फिर आ गया हमारा एपिडिडाइमिस और स्पर्मेथिकी। एपिडिडाइमिस और स्पर्मेथिकी जो हैं ये फिर से हमारे स्पर्म्स जो हैं इनके ट्रांसपोर्ट के पार्ट हैं। तो इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आगे चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि एपिडिडाइमिस के कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक्चुअली हमें एपिडिडाइमिस पहले पढ़ना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। एपिडिडाइमिस जो है ये पतली सी लगभग 6 मीटर लंबी एक ट्यूब्यूल है जो काफ़ी फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद में लगभग ये रह जाती है केवल और केवल 4 सेंटीमीटर की। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत हैविली पैक्ड है। 6 मीटर्स की थी और पैक होते होते ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर की बच रही है। तो काफ़ी हैवी पैकिंग यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड है। तो इसके पार्ट्स जो हैं उनके नाम फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ कैपुट एपिडिडाइमिस। सेकेंड पार्ट है इसका बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। थर्ड पार्ट है इसका कॉडा एपिडिडाइमिस। कैपुट मीन्स हेड, फर्स्ट पार्ट, कॉडा मीन्स टेल, दैट इज लास्ट पार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। कैपुट एपिडिडाइमिस और कॉडा एपिडिडाइमिस के और भी नाम हैं जो कि है ग्लोबस मेजर और ग्लोबस माइनर। ओके, सो इस तरह से हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आकर के ख़त्म होते हैं। और अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखते हैं तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं उनके नाम हैं ओवरी, डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम में सीलिएटेड फनल, फैलोपियन ट्यूब, स्थमस,
फिर यूटेरस, वजाइना, वल्वा और मेमोरी ग्लैंड्स। इन सभी ऑर्गन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातों को फटाफट हम लोग सीख लेते हैं और चलने शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट दैट इज़ ओवरी। तो एक फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ये 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। एलमंड शेप की होंगी, बादाम के जैसे होंगी और ये मीजोवेरियम से एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गन है। ध्यान रहे इस बात का, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर हैं और ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी से अंदर है। और ओवरी से ओवा तो निकलेगा ही, इसके साथ ही साथ 2 और हार्मोन निकलते हैं जो कि हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सीधे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स के आप नाम बताइए। चलिए थोड़ा सा ओवरी के डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। बहुत डिटेल में इसमें हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ओवरी है, अगर इसके डायग्राम को हम देखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम, और जो इनर लेयर है या इनर पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। इसके बाद में जो आप ओवरी में जो कुछ भी पाने वाले हैं, जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ स्ट्रोमा के अंदर ही आएगा। स्ट्रोमा के अंदर ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व फाइबर्स होंगे, ओवेरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ओवरी के अंदर ही देखने को मिलेंगी। तो अगर हम लोगों के सामने नाम आ रहे हैं कि स्ट्रोमा में क्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी और ग्राफियन फॉलिकल होगी। थोड़ा सा और अगर हम लोग डिटेल में जाते हैं और हम लोग ये देखना शुरू करते हैं कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये है सेल्स का एक ग्रुप। तो यहाँ पे कई सारी सेल्स हमको ग्राफियन फॉलिकल में देखने को मिलने वाली हैं और ये सेल्स जो है ये लगातार डिवीज़न करते हुए ग्राफियन फॉलिकल के साइज़ को इवेंचुअली बढ़ा देंगी और इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और वो सेल्स डेवलप होकर के बना लेंगी ओवा। और जो सेल्स ग्रोथ तेज़ी से नहीं कर पा रही हैं उनको हम बोलेंगे फॉलिक्यूलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स और ओवा इनकी ओरिजिन सेम है। रेट ऑफ डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, वो अलग अलग होने की वजह से दोनों का डेवलपमेंट अलग हो जाता है और इस तरह से हमको ओवा और फॉलिकुलर सेल्स 2 अलग अलग टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं। यही जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ही जाकर के एक कैविटी बन जाएगी जिसे हम फॉलिकुलर कैविटी कहेंगे और इसी फॉलिकुलर कैविटी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा हमारा oocyte। यही oocyte आगे चल करके डेवलप होगा और ओवा बनाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के आसपास जब ये ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो यहाँ से ओवा ओवरी की सरफेस से बाहर आ जाता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि है डक्ट सिस्टम, जहाँ पे हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स जो हैं इसके कौन कौन से 3 पार्ट थे। तो सबसे पहला पार्ट था हमारा सीलिएटेड फनल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे ओवा को कैप्चर करेंगे और इन्हें हम नाम देते हैं फिम्ब्री और ये ही ओवरी से निकले हुए ओवा को कैप्चर करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा जो है वो है फैलोपियन ट्यूब और ये फैलोपियन ट्यूब जो है ये हमारे सीलिएटेड फनल से स्टार्ट हो रहा है और ये दूसरे एंड पर स्थमस से जाकर के जुड़ने वाला है। इसका जो थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट है वो है स्थमस। ये
यूटेरस से जाकर के जुड़ जाएगा। ओके, और ध्यान दीजिएगा इसी फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा। एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर है ये फैलोपियन ट्यूब में होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है यूट्रस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पेल्विक रीजन में होता है और यही वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में बने हुए जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और यहीं पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा। सो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जाइगोट के डेवलपमेंट से होने से लेकर के प्रेगनेंसी और वो जो प्रेगनेंसी में जो बालक बन रहा है उसका डेवलपमेंट, ये सब कुछ यूट्रस में ही होने वाला प्रोसेस है। यूट्रस के बारे में भी हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है वजाइना। ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। इसकी कवरिंग को, इसमें एक लेयर होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। ये लैक्टोबैसिलाई ग्लाइकोजन को डिसइंटीग्रेट करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स में, और इसकी वजह से वहाँ पैसेज की एसिडिटी बढ़ जाएगी और एसिडिटी बढ़ने से डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा एसिडिटी स्पर्म्स के लिए हार्मफुल हो सकती थी, इसीलिए हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा कि सीमेन में एक्सेसरी ग्लैंड्स से कुछ बेसिक केमिकल्स भी ऐड हो रहे हैं जो कि स्पर्म्स को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। योनि की जो वजाइना है, इसकी जो ओपनिंग है, वजाइना की ओपनिंग के इधर उधर दो ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स यहाँ पर हैं, ये कोपुलेशन के समय सेक्रीशंस देती हैं और ये हेल्प करेंगी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा। ये वजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती हैं। लास्ट पार्ट है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स का एज सच रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मेमरी ग्लैंड्स का काम है आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो यंग वन है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी की डायरेक्ट डेफिनेशन भी हमें पूछी जा सकती है। तो प्यूबर्टी की डायरेक्ट डेफिनेशन है द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट्स reach sexual maturity and become capable of reproduction is known as puberty। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे बॉयज़ में और गर्ल्स में या मेल में और फीमेल में। तो कुछ चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल गोनेट्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गोनेट्स हैं, उसमें मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाएगा। फीमेल्स में oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं और वो डेवलप होकर के अपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से सेक्रीशंस को बनाना भी शुरू कर देते हैं। उसी तरह से फीमेल्स में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हेयर्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है, जैसे बॉयज़ में फेस पे, एक्जिला में, पेल्विक एरिया में इस तरह से हेयर्स आने लगते हैं। फीमेल्स में इतना एरिया, इतने एक्सटेंसिव हेयर ग्रोथ नहीं है, फेस वगैरह पे नहीं आते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे मेल्स के जैसे ही हेयर्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इसके अलावा वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं। मेल्स की जो वॉइस होती है वो हैवी होने लगती है। हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। फीमेल्स में FSH, LH जो कि पिट्यूटरी से निकल रहा है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सेक्रेशन में इंक्रीज़ मिलेगा, जबकि मेल्स में FSH, LH जो कि पिट्यूटरी से आ रहा है और टेस्टोस्टेरोन जो कि लीडिक सेल्स से आ रहा है उसके प्रोडक्शन में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलता है।
अगर हम लोग हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं प्यूबर्टी में, तो हमें ये पता चलता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं, यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ये काफ़ी कंट्रोल करने वाले हैं। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से दो हार्मोन निकलते हैं, दैट इज FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये कंट्रोल करेंगे टेस्टिस और ओवरी को, और इस तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। इस पॉइंट को डिटेल में भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार फिर से देखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है गैमेटोजेनेसिस इन मेल। गैमेटोजेनेसिस इन मेल यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। तो अगर हम मेल में स्पर्म फॉर्मेशन को डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टेस्टिस की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो हमारे मेल्स में स्पर्म्स को बनाने के काम में आ रही हैं। अगर इस प्रोसेस को डिटेल में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रोसेस दो स्टेप्स में हो रहा है। स्टेप 1 दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, एंड स्टेप 2 दैट इज़ स्पर्मियोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन। ओके, सो लेट्स गो लिटिल बिट डीपर इनटू दिस टॉपिक, और हम लोग इस टॉपिक के जो फेजेस हैं उनको थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं। तो प्यूबर्टी से ठीक पहले ही फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड स्टार्ट होता है। इसकी जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज़। इसमें सिंपल जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहाँ से प्राइमरी जर्म सेल्स या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बनेंगी, जिनका साइज़ बाकी की सेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होगा। ओके, सो नॉर्मल जर्मिनल एपिथेलियम थी। इस जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ सेल्स साइज में बड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिशन ज़्यादा लिया, और इन सेल्स को अब हमने नाम दिया है प्राइमरी जर्म सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये प्राइमरी जर्म सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल ये बार बार माइटोसिस करते रहेंगे, और कई बार माइटोसिस करने के बाद में ये नए तरीके के सेल बनाएंगे, और इस माइटोसिस से बनने वाली जो सेल्स हैं उन सेल्स का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान दीजिए, अभी तक कहीं पे भी मियोसिस नहीं हुई है, ये सभी की सभी सेल्स डिप्लॉइड हैं, तो कोई यहाँ पे कभी अभी कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट फेज़ जो आती है हमारी वो है ग्रोथ फेज़, और ग्रोथ फेज़ में क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनियाज हैं ये फिर से न्यूट्रिशन लेंगे, जैसा कि ग्रोथ फेज़ लिखा हुआ है, और न्यूट्रिशन लेकर के ये और भी ज़्यादा फिर से बड़े होना शुरू करेंगे, और जब इनकी ग्रोथ हो जाएगी तो ग्रोथ हो जाने के बाद में हम इनका नाम बदल देंगे, और अब हम इनको कहना शुरू करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाने के बाद में नेक्स्ट फेज शुरू होगी जिसका नाम है मैच्योरेशन फेज। यहाँ पे मैच्योरेशन फेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न और सेकंड मैच्योरेशन डिवीज़न। ये बेसिकली मियोसिस है और ये दो बार में होती है, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। जैसा कि आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियर डिवीज़न देखने को मिलता है। जैसे हम लोग नाम रखते हैं प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, और फिर रिपीट करते हैं प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2। उसी तरह से यहाँ पर हमको फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न और सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न देखने को मिल रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न होगा तो जो सेल्स बन के तैयार होंगी इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जब यहाँ पे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न होगा तो जो नई सेल्स बन के तैयार होंगी उन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। अब हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन करके तैयार हुए हैं और यही स्पर्मेटिड्स आगे चल करके मैच्योर होंगे और
इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन। और यहाँ से ये डेवलप होंगे और डेवलप होकर के बनेगा स्पर्म। इस टॉपिक को यहाँ पर पॉज करके एक बार फिर से पूरी टेबल को आप लोग सभी लोग ज़रूर पढ़ें। पढ़ने के बाद में अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ये एक इजी प्रोसेस है, बस आपको एक बार लिखने की देर रहेगी। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, अगर इसकी हार्मोनल कंट्रोल के बारे में देखा जाए तो इसका हार्मोनल कंट्रोल किस तरह से होगा। तो एक पॉइंट आप ज़रूर याद रखेंगे, जो भी हार्मोनल कंट्रोल हमारी बॉडी में शुरू हो रहा है उसके जो स्टेप्स हैं वो हैं हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, एंड देन जो ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्पर्म्स की, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है टेस्टिस में। तो जो ऑर्गन हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो ऑर्गन है टेस्टिस। ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से जो हार्मोन निकल रहा है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के रिलीज़ को कंट्रोल करेगा। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो हैं ये निकल रहे हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद में ये कंट्रोल करेंगे टेस्टिस को, जहाँ पर टेस्टिस से निकलने वाला है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस में अगर आपको डायग्राम याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमें वहाँ पर दो तरह की सेल्स देखने को मिल रही थी। एक तो थी हमारे पास वहाँ पर लीडिक सेल्स और दूसरी थी हमारे पास सर्टोली सेल्स। तो जो लीडिक सेल्स थी हमारी, उन लीडिक सेल्स से हार्मोन निकल रहा था टेस्टोस्टेरॉन। और जो हमारी सर्टोली सेल्स हैं, यहाँ से हमारा हार्मोन जो निकलेगा वो निकलेगा इनहिबिन। इसके अलावा सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन के लिए भी हेल्प करने वाले हैं हमारे स्पर्म्स के लिए, या स्पर्म के मैच्योरेशन में भी ये हेल्प करने वाले हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो हमको एक स्पर्म का डायग्राम देखने को मिल रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में। ये डायग्राम बनाने को बहुत बार आ चुका है, ज़रूर इसको बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर हम स्पर्म के डायग्राम को देखते हैं तो एक स्पर्म को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, मिडिल पीस और टेल। जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में सबसे ऊपर जो कवरिंग है इसकी वो एक्रोसोम बना रहा है। इसी में हमको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे हेड पार्ट में मौजूद है। उसके बाद में आता है हमारा मिडिल पीस। ये हेड के तुलना में थोड़ा सा छोटा होगा, इसमें 2 सेंट्रियोल होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहीं पर पाया जाएगा, यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो मिडिल पीस में देखने को मिल रहा है। और सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलती है टेल, और यही हमारे स्पर्म का लास्ट पार्ट भी है। तो इससे थ्योरी नहीं आती है, स्पर्म का डायग्राम बनाने को आता है। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और स्पर्म के डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना ज़रूर सीखें। इसी के साथ हम लोग अपने नए टॉपिक पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस इज फीमेल इन फीमेल या oogenesis। तो जैसे कि मेल्स में हमारे पास में कई स्टेप्स थे स्पर्म्स के फॉर्मेशन में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे ओवा के फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐड हो जाएगा, जिसका नाम है जेनेटिक सिलेक्शन। मेल्स में जो भी सेल्स बन करके तैयार हो रही थी प्रोडक्शन के लिए स्पर्म की, उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करके स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट किया गया और सारे ही स्पर्मेटिड्स को मैच्योर करके स्पर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन oogenesis के समय पर ऐसा नहीं होगा, सभी सेल्स का सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, बहुत सारी सेल्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बहुत ही कम सेल्स को सेलेक्ट करके ओवा तक बनाने की जर्नी में इंक्लूड किया जाएगा। इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग आगे चलेंगे और हर फेज़ के बारे में डिटेल में
देखना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो oogenesis में जो सबसे पहला स्टेप है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें सबसे पहले बिल्कुल टेस्टिस के वाले फॉर्मेशन के ही उस पर हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी ओवरी है उसमें प्राइमरी जर्म सेल्स जो हैं वो माइटोसिस करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी और इस तरह से बने हुए सेल्स को हम लोग कहेंगे oogonia या एग सेल्स। और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट होगी। फेज 2 जो कि ग्रोथ फेज है, यहाँ पर ये जो oogonia के सेल्स बन करके तैयार हुए हैं ये न्यूट्रिशन लेंगी और साइज में बड़ी हो जाना शुरू कर देंगी। लेकिन यहीं से जेनेटिक सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। कुछ सेल्स होंगी जो डेवलप होंगी, कुछ सेल्स डेवलप नहीं होंगी। जो सेल्स डेवलप होने वाली हैं उन सेल्स को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी oocyte, और जो सेल्स डेवलप नहीं हो रही हैं उन सेल्स को हम बोलेंगे फॉलिकल सेल्स। और उसके बाद में यहाँ से हमको देखने को मिलेगा मैच्योरेशन फेज जो कि एक मियोसिस है। यहाँ पर 2 स्टेप में प्रोसेस होगा। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न होगा और सेकंड मैच्योरेशन डिवीज़न होगा। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न होने के बाद में जो सेल्स बनेंगे उसमें से एक सेल बड़ी, एक सेल छोटी होगी और जो बड़ी सेल होगी उसका नाम होगा सेकेंडरी oocyte और जो छोटी सेल बन करके तैयार हो रही है उसका जो नाम होगा वो होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके बाद में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न होगा और उसमें भी ऐसा ही होगा कि जो सेल्स बन करके तैयार हो रही हैं वो बड़ी और छोटी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न तब तक नहीं होगा जब तक वहाँ ओवा तक स्पर्म पहुँच नहीं जाता। ये बात ध्यान रखेंगे। इससे आप लोगों को ये बात भी पता चल जानी चाहिए कि सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न होगा जब स्पर्म वहाँ पर आ जा रहा है, यानी आफ्टर कॉप्यूलेशन। ओके, और इसमें बन करके तैयार होगा एक मैच्योर ओवम और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी। सो इवेंचुअली अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ओवम ही तैयार हो रहा है। बाकी की जो सेल्स बन रही हैं उनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। चलिए, इस प्रोसेस को अगर आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है तो ये एक और नीचे मैंने छोटा सा आपके लिए एक पॉइंट वाइज चार्ट बनाया हुआ है। इसको ठीक से देख लीजिए तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा कि oogenesis में या फॉर्मेशन ऑफ ओवा में कौन कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल, देन formation of primary follicle, then formation of secondary follicle, then formation of Graafian follicle, then ovulation, then formation of corpus luteum। इन सभी प्रोसेस के बारे में मैं आपको बहुत थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो हमारा oogonia बन करके तैयार हुआ था, oogonia से बहुत सारे सेल डिवीज़न होते हैं जिससे एक सेल्स का ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एग नेस्ट। ये जो एग नेस्ट है इसमें जो सेंटर में जो कि ये जो एग नेस्ट बन करके तैयार हुआ है इसमें सेंटर में बनी होंगी कुछ सेल्स जो कि साइज़ में बड़ी होंगी और बाहर की सेल्स होंगी जो पतली पतली होंगी जिन्हें हम लोग फॉलिकल सेल्स कहेंगे। और इस तरह से जो बन करके डायग्राम तैयार हो रहा है कंप्लीट उसको हम बोलेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ओके, सो प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है उसमें हमको देखने को मिल रही हैं एक एग नेस्ट जो कि घिरा हुआ है चारों तरफ से फॉलिकल सेल्स से। उसके बाद में ये चाइल्डहुड एज की ही बात है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल बननी है इसमें ये होगा कि जो फॉलिकुलर सेल्स थी
ये फिर से बार बार डिवाइड करेंगी, 6 से 7 लेयर बना लेंगी, और ये जो 6 से 7 लेयर बन करके तैयार हुई हैं, इन लेयर्स को अब हम कहेंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। चूँकि ये एक मेम्ब्रेन बना रही है, इसीलिए इसे हम ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और इस तरह से जो फॉलिकल बन करके तैयार हुआ है वही कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। जब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा तो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होगा तो ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल में जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाने के बाद में जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा था वो बना लेगा फॉलिकुलर सेल्स से कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और ये तब तक प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहेगा जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में जो एम्ब्रियो बन करके तैयार हो रहा है उसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो मिल रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम दे रहा है। ये कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, तो आंसर है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। इसको दूसरे तरह से पूछ सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से मिलता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से मिलता है। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो जाता है और फिर कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट करके गायब हो जाता है। आगे हमें ह्यूमन एग का एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये डायग्राम हालांकि बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। अगर हम लोग ह्यूमन एग के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन एग राउंड है, नॉन मोटाइल है, माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल है। माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको जो येलो स्पॉट जो हम लोग देखते हैं वो इसमें या तो नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी यॉक जो है वो या तो नहीं दिखाई पड़ेगा, अगर दिखाई भी पड़ेगा तो बहुत थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में जो यॉक है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन है, इसीलिए हम इसको आइसोलेसिथल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानें तो हमें पता चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो कि फीमेल्स में 12 to 13 ईयर्स के एज के अराउंड स्टार्ट होता है और 45 to 50 ईयर्स के एज के अराउंड ये परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मेनार्की और जो स्टॉपिंग पॉइंट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है या स्टॉपिंग है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और ये जो साइक्लिकल प्रोसेस चल रहा है 28 डेज़ का, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर मेन इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग स्टडी करें तो जो मेन इवेंट्स हमको देखने को मिलते हैं वो है 1st to 4th और 5th डे, फर्स्ट टू 4th और 5th डे हमको देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुएशन। यानी हम लोग एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग मानेंगे वहाँ से जहाँ से मेंस्ट्रुएशन हमें या ब्लीडिंग हमें देखने को फीमेल में मिल रही है। फिर 5th डे से लेकर कर 13th डे तक जहाँ तक ओवा नहीं आ रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, वो एरिया जो होता है उस एरिया को हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। यहाँ पे यूटरस में यूटरस की वॉल प्रोलिफरेट करेगी, डेवलप होगी और ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होगी और 14th डे के पे हमारा ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी ओवा रिलीज हो जाएगा। 14th डे के बाद से लेकर के अब जब ओवा रिलीज हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगी। सो 15th-16th डे के आसपास यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयारियां शुरू होने के चांसेस रहेंगे। सो 20th से 25th डे के आसपास तक इस बात का वेट होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइज किया हुआ ओवम इम्प्लांट कर दिया जाए यूट्रस में, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 26th से 28th डे के अराउंड यूट्रस की इनर लाइनिंग का
ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और उस ब्रेक डाउन होने की वजह से एक बार फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। So these were the important events of menstrual cycle. Let's move on. So अगर menstrual cycle को हम डिटेल में देखते हैं तो हमें जो फेज देखने को मिल रहे हैं वो है प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इस चार्ट में हम हॉर्मोन्स का लेवल, जो कि ये लाइन से लिखे हुए हैं, और उन हॉर्मोन्स के लेवल के साथ साथ स्टडी करेंगे चेंजेस इन ओवरी एंड चेंजेस इन यूट्रस। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को ठीक से देख लेते हैं कि ये जो चार्ट बना हुआ है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये चार्ट का जो इधर जो लाइन हमें दिखाई पड़ रही है, ये लाइन हमें सिखा रही है लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स एंड चेंजेस इन ओवेरियन एंड यूटराइन साइकिल। दो सेगमेंट में ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। ये जो लाइन हमें है ये टाइम ड्यूरेशन दिखा रही है, डेज 0 यानी ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू 28 यानी कि एंड ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। आफ्टर 28 डे वापस से डे 0 का जो इवेंट है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस चार्ट को दो सेगमेंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ट को पढ़ेंगे लेवल ऑफ हॉर्मोन्स एंड चेंजेस इन यूट्रस पर। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज on day 0, why on day 0? Because we will start studying menstrual cycle on the day menstruation start. So यहाँ से डिसइंटीग्रेट कर रही है यूट्रस की वॉल, यानी पहले यूट्रस की थिकनेस इतनी थी और वो अब घट करके सिर्फ इतनी रह जाएगी। इसे ही हम मेंसेस कहेंगे। अगर आप इस ग्राफ को ठीक से देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के दौरान हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं। आफ्टर 7th डे यूट्रस की वॉल दोबारा से डेवलप करना शुरू कर रही है और धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। और डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ा है और थोड़ा सा बाद में जाकर के प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ा है। 14th डे पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जिसका नाम है ओव्यूलेशन। इस बात को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। 14th डे पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि है ओव्यूलेशन। और 14th डे के बाद में भी यूट्रस की वॉल की थिकनेस बढ़ रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यदि इस ओव्यूलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस के पास पर्याप्त मात्रा में थिकनेस होनी चाहिए। इस फेज को हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इस दौरान पे अगर आप देखें तो ओव्यूलेशन होने के बाद में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी थोड़ी सी घटी है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी लगातार बढ़ती हुई चली गई है। लेकिन एक टाइम के बाद में प्रोजेस्टेरॉन भी धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करेगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन घटते घटते 0 के आसपास आने लगा तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28th डे आ चुका है। और प्रोजेस्टेरॉन के घट जाने की वजह से अब फिर से यूट्रस की वॉल ब्रेक डाउन कर जाएगी और मेंसेस शुरू हो जाएंगे। तो ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं, ये चेंजेस हमको देखने को मिले हैं यूट्रस की वॉल में। अब अगर हम इसी साइकिल को फिर से देखें ओवरी के हिसाब से तो हम देखते हैं कि इनिशियली FSH और LH का एक सर्टेन लेवल मेंटेन था और ग्रेफियन फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप कर रही थी। लेकिन ओव्यूलेशन से ठीक पहले हमको देखने को मिला कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सडनली अपने पीक पे पहुंच गया और जैसे ही ओवा आया उसके तुरंत बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वापस से घट गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प कर रहा है ओव्यूलेशन के लिए, और ओव्यूलेशन के बाद में इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई और यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तुरंत घट गया। ठीक उसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जब तक फॉलिकल का बनना था तब तक काम कर रहा था और उसके बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी घट गया और अपने मिनिमम लेवल पर वापस चला गया है।
यानी ओव्यूलेशन के बाद में दोनों ही हार्मोन्स की क्वांटिटी हमारे ब्लड में देखने को मिल रही है कि घट चुकी है। एक बात को ध्यान रखेंगे हम कि ओव्यूलेशन से पहले का जो फेज़ ओवरी का चल रहा है उसे हम फॉलिकुलर फेज़ कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा है। और जो सेकेंड फेज़ है उसको हम ल्यूटियल फेज़ कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो दिस वॉज अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को यहाँ वाले पॉइंट से वापस से एक दो बार पॉज करके दोबारा से सुनिएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर हार्मोनल कंट्रोल देखा था, वैसा ही हार्मोनल कंट्रोल यहाँ भी देखने को हमें मिलेगा। और जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हार्मोनल कंट्रोल स्टार्ट होगा हाइपोथैलेमस से, जहाँ से निकलेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कंट्रोल करेगा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलेंगे जो कि हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, ये दोनों ही जा करके काम करेंगे ओवरी के ऊपर। और इस तरह से ओवरी से हमारे दो चीज़ें बन करके तैयार हो रही हैं, पहली ग्रोइंग फॉलिकल और दूसरी फॉलिकल से ओवा निकलने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी से जो दो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेनार्की दैट इज फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज दैट इज परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस चैप्टर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ कवर कर लिया है। यदि किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो मुझे दोबारा से इन सारे टॉपिक्स के बारे में पूछ सकता है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और उस सवाल को लिखिए। अगर उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत होगी तो वो वीडियो मैं आपको बना करके दोबारा से ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। फ़िलहाल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत थी,